बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वीक 11 का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सक्सेसफुल सिक्योर ट्रांजैक्शन जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। उसके अंदर जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इस ट्रांजैक्शन की, जो सिक्योर सक्सेसफुल है, उसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। Information should not be accessible to an unauthorized person. It should not be intercepted during the transmission. जब भी एक ट्रांजैक्शन जो है वो अ, हो रही है, एक ट्रांजैक्शन जो हो रही है ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर, वो ट्रांजैक्शन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है वो अनऑथोराइज्ड पर्सन को उसकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए और वो इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट नहीं होनी चाहिए। अगर इंटरसेप्ट हो रही है और कोई अनऑथोराइज्ड यूजर जो है उसको एक्सेस कर रहा है, इसका मतलब है पहली जो रिक्वायरमेंट है वायलेट हो रही है, आपकी फिर सिक्योर ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, इनसिक्योर ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया जी। कॉन्फिडेंशियलिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम so that an unauthorized person cannot access it. This type of protection is most important in military and government organizations that need to keep plans and capabilities secret from enemies. देखो इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस है ना, इसके अंदर जो आपकी वेबसाइट्स हैं उसमें इन जनरल भी अगर इंफॉर्मेशन जो है वो आप चाहते हैं कि कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसको कोई एक्सेस ना करे, तो देन वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन का एक्सेस ना होना वो ज़रूरी है कि वो इंफॉर्मेशन आपकी इंटरसेप्ट ना हो सके और कोई बीच में ऐसा आदमी जो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का ऑथराइज नहीं है वो उसको एक्सेस ना कर सके। और उसमें मैंने इन जनरल आपको बताया है कि जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उस उन ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। ठीक है। अच्छा, उस इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस ना कर सके, जैसा कि आल्सो बी यूज्ड फॉर बिजनेस दैट नीड्स टू प्रोटेक्ट द प्रोप्राइटरी ट्रेड सीक्रेट्स। अगर कोई ऐसी बिजनेस है जिसके अंदर वो अपने सीक्रेट रखना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करना वो भी इसके अंदर आएगी। फिर इसके अंदर मेडिकल जो प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह होती हैं ऑनलाइन ट्रांस सेंड हो रही होती हैं, उसमें भी ज़ाहिर है दे वांट कि कोई उसको एक्सेस ना करे और वो नहीं चाहते कि कोई और दूसरा अनऑथराइज्ड यूज़र उसको एक्सेस करे। लीगल इंफॉर्मेशन सेंड हो रही होती है, लीगली वो भी कोई चाहता है ना उसको एक्सेस कर सके कोई, देन वो इंफॉर्मेशन भी कॉन्फिडेंशियलिटी के स्टैंडर्ड को पूरा करेगी, तो देन वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट है, अदरवाइज इनसिक्योर। Privacy issues have gained an increasing amount of attention in the past few years, place the importance of confidentiality on protecting personal information maintained in an automated system by both government agencies and private sector organizations. Confidentiality must be well defined, and procedures for maintaining confidentiality must be carefully implemented. A crucial aspect of confidentiality is user identification and authentication. ज़ाहिर है अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है और उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, वो वाकई ऑथेंटिकेटेड है, उसी को इन्फॉर्मेशन एक्सेस होना चाहिए। और इस चीज़ को जज करना कि जो एक्सेस करना चाह रहा है इन्फॉर्मेशन वो वाकई ही ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट ना हो। Positive identification of each system user is essential in order to ensure the effectiveness of policies that specify who is allowed to access to which data items. अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन जनरल यूज़ हो रही होती हैं। आजकल का कोई भी सिस्टम आप यूज़ करें ना, तो वो डिफरेंट तरीके से वेरीफाई कराते हैं कि आप ही यूज़र हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है आप अनऑथराइज्ड यूज़र हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई इस अपने सिस्टम के ऊपर ऐप यूज़ कर रहा हूँ, कोई वेबसाइट के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो मेरा बैंक जो है वो ये देखने के लिए मैंने ही लॉगिन की अटेम्प्ट की है, मेरे मोबाइल पे मैसेज भेजे, कोई पिन कोड भेजे, मेरे ईमेल के ऊपर कुछ इस तरह हिट करे और मेरी इन्फॉर्मेशन उससे उससे मुझ मेरी इन्फॉर्मेशन लेके चाहे कि मैं वेबसाइट को दूँ। तो यानी कि वो टू सम एक्सटेंट ये जानना चाह रहे होते हैं कि वाक़ई ये अथॉराइज़्ड यूज़र है। तो इस तरह के डिफरेंट
ट्रिक्स पे यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई कि वाकई यूजर क्या ऑथेंटिकेटेड। उसके बाद है इंटेग्रिटी। इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी altered ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क। एक तो यह कोई एक्सेस ना कर सके, जो कॉन्फिडेंशियलिटी थी इसमें ये है कि उसको कोई अल्टर ना कर सके। इंटेग्रिटी, आप इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी तभी है उसको कोई अल्टर ना कर सके। इंटेग्रिटी इज द प्रोटेक्शन of system data from international or accidental unauthorized changes. Uh, the challenges of the security program are to ensure that data is maintained in the state that is expected to be by the user. Although the security program cannot improve the accuracy of the data that is put into the system by users, it can help ensure that any changes are intended and correctly applied. An additional element of integrity is the need to protect the process or program to manipulate the data from unauthorized modification. A critical requirement of both commercial and government data processing is to ensure the integrity of data to prevent fraud and errors. It is imperative, therefore, no user be able to modify data in a way that might corrupt or lose assets or financial records or render decision-making information unreliable. Example of government systems in which integrity is crucial include air traffic control systems, military fire control systems, social security and welfare systems. Examples of commercial systems that requires a high level of integrity include medical prescription system, credit reporting systems, प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड पेरोल सिस्टम। देखो ये सारे वो सिस्टम है जिसके अंदर आप ये चाह रहे होती हैं आपकी इंफॉर्मेशन आल्टर ना हो। वो बेशक फायर कंट्रोल सिस्टम में अगर कोई सेंसर ने डाटा सेंड किया है तो अगर इंटरसेप्ट होके गलत कोड होके गया तो माइट भी पॉसिबल कि आपका जो फायर सिस्टम है उसको रिस्पॉन्स ना करे, हालांकि उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये यानी कि ऐसी टेक्निक्स जो होती हैं यूज जब भी आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होती है कि उसको उसके ऊपर कुछ ऐसे एल्गोरिदम अप्लाई करके इन्फॉर्मेशन जब सेंड हो रही है, ऐसे एल्गोरिदम अप्लाई करके कोई ना कोई की कैलकुलेट की जाती है, वो की भी सेंड होती है उसके साथ डाटा के साथ, और वहाँ पे जाके उस की के रिलेटेड आप उसको दोबारा डिक्रिप्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई चेंज तो नहीं आई। अगर चेंज आई है तो वहाँ से कैलकुलेशन के जरिए पता चल सकता है कि अगर की दोबारा कैलकुलेट ठीक हुई है कि नहीं हुई। इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें हैं आजकल सिक्योरिटी के अंदर जो इम्प्लीमेंट होती है, इंश्योर करती हैं कि आपका डाटा जो है ना वो राइटली विदाउट एनी अल्टरेशन सेंड हुआ है, और अगर सेंड हुआ है अल्टरेशन के साथ तो दो डिस्कार्ड किया जाता है और दोबारा उसको फिर डाटा को रीसेंड किया जाता है। उसके बाद अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल whenever whatever whenever wherever required within a time limit specified। अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है आपने कोई ट्रांजैक्शन की कोई प्रोसेसिंग की तो आपको वो इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए। ऐसा ना हो आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तो आपको सिस्टम ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, यू आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स और सिस्टम जो है वो अनअवेलेबल है, अगर ऐसा है तो फिर सिक्योर नहीं है। Availability is one of the three basic functions of security management are present in all systems. Availability is the assertion that a computer system is available or accessible by an authorized user whenever it is needed. Systems have high order of availability to ensure that the system operates as expected when needed. Availability provides building a fault-tolerant system in the products. It also ensures the backup processing by including hot and cold sites in the disaster recovery planning. There are mainly two threats to availability of the system, which are as follows. Denial of service है, लॉस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है। दो चीज़ें हैं जो अवेलेबिलिटी जिसके जरिए अवेलेबिलिटी कम्प्रोमाइज होती है। एक डिनाइल ऑफ सर्विस है और दूसरा लॉस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है कि आपका डाटा जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो लॉस हो गई, वो कम हो गई है, ऑलमोस्ट मिनिमम हो गई है। The above two factors of availability are explained as the following। ये देख लीजिए। Denial of service। Denial of service specifies to action that lock up computing services in a way that authorized user is unable to use the system whenever needed. Availability is also blocked in case if a security office unintentionally lock up and access control of database during the routine maintenance of the system. Thus, for a period of time, authorized users are blocked to
in the computer system. Internet worm overloaded about 10% of the system on the network, causing them to be non-responsive to the need of users is an example of denial of service. देखो भाई सीधी सी बात है, कभी कभी खुद भी मेंटेनेंस की वजह से भी सिस्टम को हम इस स्टेट में लेके आते हैं, तो denial of service होता है। जैसे अक्सर हमने देखा बैंकिंग सिस्टम है या बाकी सिस्टम है, कभी कभी वो खुद मैसेज भी कर देते हैं भी हमारी सर्विस अनअवेलेबल रहेगी, या आप खुद से उसको पिंग करते हैं तो आपको रिस्पांस नहीं आता। तो वो बेसिकली मेंटेनेंस की वजह से कोई ना कोई उसके ऊपर वर्किंग हो रही होती है और आपको रिस्पांस नहीं आता। ये तो वैलिड है, वैलिड यानी कि खुद से किया गया, इंटेंशनली किया गया। फिर कुछ ऐसा होता है ना, कभी कभी एटीएम के जरिए अक्सर अटैक आपने देखा होगा, इतनी स्लो होती है एटीएम के अटैक के ऊपर जब वो अटैक करता है, इतनी स्लो होती है, ऑलमोस्ट अनरिस्पॉन्सिव डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है ना, तो यानी कि वो उनकी प्रोसेसिंग पावर को ऐसे मिसयूज किया जाता है डिनायल ऑफ सर्विस। दूसरा, लॉस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। लॉस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी आर जनरली caused by the natural disaster or human action in is perhaps more common. Contingency planning is the measure to counter such type of loss, which helps in minimizing the time of that data processing capability remain unavailable. Contingency planning provides an alternative means of processing which involves business resumption planning, alternative site processing, or simply disaster recovery planning, thereby ensure data availability. देखो ऐसा होता है ना कभी कभी कि डाटा प्रोसेसिंग की एबिलिटी लॉस हो जाती है, आपको रिक्वायरमेंट है, आप एक्सेस करना चाहती हैं, तो आपको वो एक्सेस नहीं हो पा रही, जिस वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो